Good morning, class. We are doing chapter number 8, the First Empire and Ashoka. Today's topic is Ashoka the Great. Ashoka ascended the throne in 273 BC, yet his actual coronation took place in 269 BC. Probably during these 4 years, he had to settle dispute with his brothers. Ashoka is remembered as an illustrious emperor of India, but it is quite surprising that people in India were unaware of him until the 19th century. Today, we know that Emperor Ashoka and Priyadarshi were the one and the same person. अब अशोका कौन थे, थोड़ी सी बैकग्राउंड बताती हूँ अशोका कौन थे। तो मैंने पहले आपको चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में पढ़ाया, मौर्य एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा पिछली क्लास में। तो ये जो मौर्य एम्पायर था, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य जी के बेटे थे जिनका नाम था बिंदुसारा, और चंद्रगुप्त जी के बाद बिंदुसारा को ही उनका उत्तरदायित्व बनाया गया था, और इस सारे साम्राज्य के जो राजा थे वो बिंदुसारा जी बने थे। फर्दर बिंदुसारा जी के 4 बेटे थे, जिनमें से एक बेटे का नाम था अशोका। तो जो अशोका हैं उनको फिर इसकी गद्दी मिली थी, उनके जाने के बाद उनको राजा बनाया गया था, और ये उनको 269 बीसी में मिला था, और 273 में वैसे तो उन्होंने ये हासिल कर लिया था, लेकिन उनके भाइयों के बीच में झगड़े चल रहे थे कि किसको अब नया राजा नियुक्त किया जाए। तो इसलिए जो कोरोनेशन है, यानी कि जो पूरी तरह से जो गद्दी है, वो उन्हें 269 बीसी में मिली थी। ये जो अशोका जो एम्परर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं इंडियन हिस्ट्री में, और बहुत सारे लोग हैं जिनको इनके बारे में 19th सेंचुरी में पता चला था। लेकिन ये जो अशोका और प्रियदर्शी हैं, ये दोनों सेम ही पर्सन हैं। अब हम इनके कुछ वॉर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो अशोका थे वो काफ़ी क्रूड थे, यानी कि बहुत गुस्से वाले और बहुत ही ताकतवर भी थे, लेकिन एकदम से अचानक से उन्होंने धर्म का मार्ग अपना लिया। वो क्यों अपनाया और उसका कारण क्या रहा है? तो पहला टॉपिक है वो है द कलिंगा वॉर। Kalinga, modern Orissa, occupied a strategic position commanding the trade route to South India. It was ruled by tribal chiefs. In 261 BC, Ashoka launched a vigorous attack on Kalinga, who offered a tough resistance. Kalinga was annexed to Maurya Empire, but the enormous loss of life and bloodshed filled the heart of the king with utmost remorse. The Battle of Kalinga was a turning point in the life of Ashoka. He followed the policy of Dharma Vijay, conquest by Dharma. He is the only king on record who abandoned violence and warfare. अब कलिंगा वॉर क्या था? जब अशोका जी को अंपायर का राजा नियुक्त किया गया था, तो उस टाइम पे सिर्फ एक ओडिशा, जिसको आज आप ओडिशा के नाम से जानते हैं, उस टाइम उसका नाम होता था कलिंग। तो उस टाइम उस शहर का नाम कलिंग होता था। वो सिर्फ एक ही ऐसा शहर था जो कि मौर्य एम्पायर के अंडर नहीं आता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, फिर आगे उनके बेटे थे जो बिंदुसारा, उन दोनों ने उस पर अटैक किया, लेकिन वो दोनों ही हार गए। लेकिन ये अशोका थे जिन्होंने उस पर भी जीत पाई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, यानी कि युद्ध कर दिया कलिंगा पे। और जो कलिंग की आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसी कारण जो है दोनों ने हार नहीं मानी, वहाँ से भी युद्ध चलता रहा और अशोका की तरफ से भी युद्ध चलता रहा। तो इतना खतरनाक ये युद्ध था कि जो वहाँ पे नदी थी वो भी खून की हो गई। रोज़ इतनी लाशें बहती थी, रोज़ इतनी जो मांस हैं, लोग हैं मरते थे, लोगों की फैमिलीज बर्बाद हो गई, लाखों सोल्जर्स मारे गए, आर्मी में लोग थे वो मारे गए। तो इसकी वजह से जो अशोका जी हैं उनको बहुत दया आई लोगों पर, और उनको बहुत बुरा लगा कि इतना खून बह रहा है, इतना खून खराबा हो रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम वो प्रण लेते हैं कि मैं आज के बाद किसी भी कंट्री को या किसी भी देश को या किसी भी जगह को हथियाने के लिए युद्ध नहीं करूँगा। मैं धम्मा यानी कि धर्म विजय से उस पर जीत पाऊँगा, यानी कि कोई भी मैं वॉर नहीं डिक्लेयर करूँगा, मैं कोई भी युद्ध और लड़ाई नहीं करूँगा। मैं हमेशा शांति का मार्ग अपनाऊँगा और शांति से ही विजय पाऊँगा। तो इस कारण क्या होता है कि वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म ऑन अशोका। After the Kalinga war, Ashoka embraced Buddhism and constructed a number of viharas, monasteries. He sent missionaries to distant places to spread the message of Buddha. He sent his children, Mahendra son and Sangamitra daughter, to Sri Lanka for this purpose. अब जब कलिंगा वॉर के बाद क्या करते हैं अशोका? वो
बुद्धिज़्म अपना लेते हैं, यानी कि बुद्धिज़्म धर्म को अपना लेते हैं। और वो क्या कहते हैं कि दूर दूर जितने भी देश होते हैं वहाँ तक सब इसको फैलाते हैं, इस धर्म को फैलाने की कोशिश करते हैं। जगह जगह पे वो मोनेस्ट्रीज़ बनाते हैं। मोनेस्ट्रीज़ क्या होती है, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और वहाँ पे वो शांति का पाठ पूजा करते हैं, वो उन्हें मोनेस्ट्रीज़ बोला जाता है। तो अशोका जी ने जगह जगह पर ये मोनेस्ट्रीज़ बनवाई और जो बुद्धा का जो मैसेज था वो सारी जगह फैलाना शुरू कर दिया। देश के बाहर भी, इंडिया के बाहर भी उसे फैलाना शुरू कर दिया। और इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को और अपनी बेटी दोनों को ही श्रीलंका भेजा, ताकि वहाँ के लोगों को भी इस धर्म के बारे में पता चल सके और लोग बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। नेक्स्ट टॉपिक इज अशोका's धम्मा धर्मा. Dhamma in Prakrit language means religion. Though himself a Buddhist, Ashoka preached only good things of human conduct. His preaching include the following. अब धम्मा का मतलब क्या है, रिलीजन, धर्म को ही धम्मा बोला गया है। जो अशोका हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ों पर ध्यान देने लगे और लोगों के अच्छे के लिए काम करने लगे, और उनकी कुछ अच्छी जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं वो अब हम पढ़ते हैं। People should live in peace and harmony irrespective of their religion and should abstain from violence and should follow ahimsa, non-violence. A true and disciplined society can be established if elders are given due respect. Masters should be kind to their servants and subordinates. People should be tolerant. One should not differentiate or condemn someone on the basis of caste or creed. The Brahmins and Shramanas should be treated alike. People should lead a simple, pure, chaste life and should give charity to the needy people especially. One should always speak the truth. अब वो उनकी जो शिक्षा थी वो क्या थी, वो क्या कहते थे कि लोगों को शांति से और बड़े ही प्यार से रहना चाहिए आपस में, बिना किसी रिलीजन को देख के और बिना किसी वायलेंस को करके, यानी कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी के साथ मारपीट, उन्हें मारना, लड़ाई करना या फिर युद्ध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोगों को आपस में प्यार से रहना चाहिए। इसके अलावा वो कहते थे कि एक सोसाइटी में अच्छी तरह से हमें रिस्पेक्ट मिलेगी अगर हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा वो कहते थे जितने भी हमसे छोटे हैं या हमारे सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, जो हमारे अंडर काम करते हैं, उनके साथ हमेशा विनम्र भाव से बात करनी चाहिए और उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। और इसके अलावा वो कहते थे कि किसी भी कलर को देख के या कास्ट को देख के भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये नीची जात का है या ये काले रंग का है, तो इस चीज़ पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। लोगों को एक सिंपल प्योर लाइफ जीनी चाहिए और उन्हें समय समय पर दान करते रहना चाहिए। जो भी जिनको ज़रूरत है उनको वो ज़रूर दान दिया करें और लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए। Ashoka organized digging of wells, building of shelter and planting trees on roadside. He appointed officers to supervise charitable work, founded hospitals, etc. He did these and many things to make life of his people comfortable. इसके अलावा अशोका ने काफ़ी सारे कुएं बनवाए, बिल्डिंग्स बनाई, शेल्टर्स बनवाए और रोड के दोनों साइड पर जो है ट्रीज़ लगवाए ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जो जाते हैं डेली उनको छाँव मिले। और काफ़ी सारे ऑफिसर्स लगाए जो कि चैरिटेबल वर्क को देख सकें और जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर फ्री हॉस्पिटल खोले ताकि कोई भी बीमारी से ना मरे। नेक्स्ट टॉपिक इज एफर्ट्स टू स्प्रेड धम्मा धर्मा। अशोका अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेजर टू स्प्रेड हिज धम्मा। तो अशोका ने क्या क्या तरीके अपनाए कि वो इस धर्म को दुनिया भर में फैला सकें, वो पढ़ेंगे अब हम। He set an example by leading a simple and virtuous life and practiced ahimsa. After the Kalinga War, he gave up war altogether. His edicts spread the message of Dhamma. These were written in local scripts. He toured his kingdom widely to ensure that his subjects were living in accordance with Dhamma. Dharma Mahamatras were deputed to ensure that the teaching on the edicts were being followed. He converted the Buddhist council at Patliputra to sort out difference in the interpretation of Buddhist teaching. He sent missionaries not only to different parts of India but also to foreign countries to spread the teaching of Buddha. तो जो अशोका हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल लाइफ, बड़ी सादे ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते थे और बिल्कुल भी अहिंसा के फेवर में नहीं थे, वो अहिंसा के खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने कलिंगा वॉर के बाद कोई भी युद्ध जो है वो नहीं लड़ा और वो पूरे देश में, पूरे विश्व में इस धम्मा का जो मैसेज है, इस धर्म को, बुद्धिस्ट धर्म को फैलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने
जो पत्थर होते हैं उस पर अपने मैसेज लिखने शुरू कर दिए, ताकि जो लोग हैं वो उसको पहचान सके, उसको देख देख कर उन्हें याद रहे कि हमें शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने सारे जितना भी उनका साम्राज्य था वो पूरा उसका टूर लिया और देखा कि कहीं लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, और उसके साथ साथ वो अपनी जो टीचिंग्स हैं बुद्ध से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो भी लोगों को बताते गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी अपने मिशनरीज़ को भेजा, ताकि वो वहाँ जाकर भी जो बुद्धास की टीचिंग है उसे फैला सके, और पूरे विश्व में ये जो धर्म है ये फैलना चाहिए, क्योंकि ये हमें शांतिपूर्वक जीना सिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अशोका's edict and inscriptions. Most of our knowledge about Ashoka region is derived from a large number of rock edicts and inscription. अब अशोका की जो नॉलेज है, अशोका के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? सबसे ज़्यादा हमें पत्थरों से पता चलता है। पत्थरों के बीच में देखो उस टाइम कितना दिमाग था उनका, क्योंकि पत्थर तो कभी ख़त्म नहीं होता, तो जो बड़े बड़े पत्थर थे उसके बीच में उन्होंने अपनी टीचिंग्स, अपनी इंस्क्रिप्शन होता है उसके बीच में गढ़ के लिखना, तो उन्होंने वो सारा जो है वो उस पर लिख दिया। Ashoka was perhaps the first ancient king who made an effort to speak to his subjects directly. These rocks and pillar edict reveal Ashoka's ideas on religion and government and his concern for his people. There are 44 royal orders or edicts. They are engraved on rock, on polished stone pillars and in caves. These inscriptions were composed in Prakrit, the spoken language of the people, and were written in Brahmi script. Some of these edicts were written in Kharoshti script. अब जो अशोका थे ये पहले ऐसे राजा थे, पहले ऐसे किंग थे जिन्होंने अपने जो विचार हैं वो लिखने शुरू कर दिए। और कहाँ पे लिखे? रॉक्स पे, यानी कि पत्थरों पे, जो पिलर्स थे उस पे लिखे, ताकि जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, ये कभी भी मिटने वाले तो नहीं थे, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाले जो आगे लोग हैं वो भी इस चीज़ को पहचान सके। इसके अलावा उन्होंने 44 रॉयल ऑर्डर्स निकाले थे। रॉयल ऑर्डर्स थे जो कि उन्होंने, इसमें मतलब 44 एक ऐसे ऑर्डर्स थे जिनमें उन्होंने बताया था कि हमें किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके अलावा जो पिलर्स थे और जो गुफाएं थी उनको पॉलिश कर दिया गया सामने, ताकि जो हमारा मैसेज है जो उन्होंने लिखा है वो क्लियरली दिख सके। और ये जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? प्राकृत लैंग्वेज में। उस टाइम पे लोग प्राकृत लैंग्वेज में बोलते थे, और इसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। इसके अलावा कुछ एडिक्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी थी जो कि खारोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी। तो दो स्क्रिप्ट्स हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड खारोष्टी स्क्रिप्ट, जिनसे हमें इनकी जो नॉलेज है अशोका की वो पता चलती है, हिस्ट्री की, पुरानी हिस्ट्री की। ओके।